नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान नेट परीक्षा सितंबर में होने वाली परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं लगातार, जिसमें आज जो इस पेपर की हम बात करेंगे ये आपका जून 2010 का ही पेपर है। जून 2010 का पेपर है जिसके क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये प्रीवियस पेपर्स आपके साथ में मैं लगातार लेकर आ रहा हूँ। आई होप आप इन्हें शेयर भी कर रहे होंगे, और जो शेयर कर रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैंने भी शेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका अनुमोदन का सिद्धांत। देखो, राज्य के अनुमोदन का सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था, और महाभारत जैसे महाकाव्य के शांति पर्व में, शांति पर्व का संबंध किससे है? महाभारत से। ठीक है, तो महाभारत जैसा जो महाकाव्य है उसके शांति पर्व में राज्य और इसके राज्य को जो संचालित करने वाले वर्ग होते हैं उनके जितने भी कर्तव्य होते हैं, अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के जो अधिकार होते हैं जनता पर, या फिर राज कैसे किया जाएगा, कर्तव्यों का, अधिकारों का विस्तृत रूप से गहनता के साथ वहाँ पर प्रतिपादन किया गया है अनुमोदन का सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, शांति पर्व में जो महाभारत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। गांधी जी के बारे में पूछा गया है कि गांधी जी के अनुसार, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपके लिए, कि लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य और साधन अंत संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य और साधन दोनों ही क्या होते हैं? अंत संबंधित होते हैं। और गांधी जी ने, आपको पता होगा कि इनकी पवित्रता पर जोर दिया है। साध्य और साधन दोनों ही क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। उनकी पवित्रता पर गांधी जी ने जोर दिया है। गांधी जी कहते हैं कि जब साधन की पवित्रता होगी तभी पवित्र साध्य की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, तो साधन और साध्य यहाँ पर, और लक्ष्य और साधन दो अंत संबंधित हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा फिलॉसफी वाले में, या फिर गांधी जी का जो चैप्टर डाल रखा है उसमें। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा? ये कथन किसका है? हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स या बेंथम? तो ये कथन है दोस्तों यहाँ पर बेंथम का। बेंथम ये कहते हैं सार्वजनिक कल्याण विधायक का क्या होना चाहिए? ध्येय होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। बेंथम का ये मत कह सकते हैं या उनका मानना है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसने कहा कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है? समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया। मतलब व्यक्ति जो है वो प्रकृति की नज़र से देखे तो सब बराबर हैं, लेकिन समाज ने वहाँ पर संपत्ति की संस्था के माध्यम से उन्हें असमान बना दिया, उनके अंदर अंतर पैदा कर दिए। तो ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों रूसो का विचार है, रूसो का कथन है। रूसो एक प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री, जो दार्शनिक भी थे, महान दार्शनिक थे, उनका ये विचार था जो हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या कहलाती है? यदि हम सामान्य से किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो जो कार्यवाही की जो पद्धति है वो क्या कहलाती है? निगमनात्मक पद्धति कहलाती है। और विशेष से सामान्य की ओर हो जाए तो आगमनात्मक पद्धति। ठीक है, सामान्य से विशेष की तरफ जब हम चलेंगे तो वो कार्यवाही की पद्धति निगमनात्मक पद्धति कहलाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? ये किसका कथन है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों हैं? तो ये कथन है दोस्तों आपके कार्ल मार्क्स का। मार्क्स ये कहते हैं कि
विश्व में ये जर्मनी के रहने वाले विश्व में सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इन्होंने अपना नाम जमाया। कई सिद्धांत दिए इन्होंने, और यही ये कहते थे कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों में है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने जो वर्ग भेद का सिद्धांत दिया था, ऊंच नीच का जो सिद्धांत दिया था, दो वर्ग होते हैं, ठीक है, ऊंचा वर्ग नीचे वर्ग का शोषण करता है, तो इस बारे में कार्ल मार्क्स ने काफ़ी प्रकाश डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है। कौन सी आलोचना है इनकी? नैसर्गिक अधिकारों की। तो नैसर्गिक अधिकार ये मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे, तो ये आलोचना है इनकी। जैसे नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे तथा ये मौजूद ही रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, संपत्ति का पात्रता या हकदारी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रॉबर्ट नॉजिक का नाम आता है संपत्ति का हकदारी या पात्रता का सिद्धांत। रॉबर्ट नॉजिक ने प्रतिपादित किया, रॉबर्ट नॉजिक नामक राजनीतिक शास्त्री ने प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है? तो यहाँ पर राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत की ओर ये संकेत करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये व्यष्टिवादी सिद्धांत का विचार है। इस सिद्धांत में ये मानते हैं कि राज्य में कई सारी बुराइयां हैं। ठीक है, जैसे राज्य एक शोषण का साधन है, राज्य मनुष्यों का, व्यक्तियों का, प्रजा का शोषण करता है, लेकिन इसके बाद भी इसकी आवश्यकता है। इसके बाद भी इसकी क्या है? आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। यदि अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वैसे मैं ये बार बार बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। प्रश्न नंबर 10, कथन और तर्क दिए हुए हैं, सही को हमें चयन करना है। प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। ठीक है, और सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचलन में अड़चन डालता है। तो ये तो कुछ समझने वाली बात हुई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए तो सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। ये गलत है, ये तो सही है। प्रश्न नंबर 11 पे चलिए, रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? रॉबर्ट मर्टन ने प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की जो अवधारणा दी वो किसके साथ संबंधित यहाँ पर हो जाती है, उसे हमें बताना है। तो ये है दोस्तों आपकी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। प्रश्न नंबर 12, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नांकित में से कौन है? अल्प विकास का सिद्धांत जो है उसका प्रस्तावक निम्न में से कौन है, उसे हमें बताना है। तो वो है आपके समीर अमीन। समीर अमीन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनात्मक किसकी अनिवार्य विशेषता है? द्विसदनात्मक किसकी अनिवार्य विशेषता है? ये प्रश्न हमें यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा दोस्तों आपका संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था की सदनवाद की जो व्यवस्था है ये अनिवार्य विशेषता है। सरकार की संघीय व्यवस्था में द्विसदनवादी अनिवार्य विशेषता है। उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा, ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभा में चुने गए सदस्य राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जबकि लोकसभा में चुने हुए सदस्य आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए आपका, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नांकित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? मैक्स वेबर की सत्ता के निम्नांकित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार इन्होंने माना है? वो है आपका कानूनी विवेकपूर्ण। कानूनी विवेकपूर्ण। ठीक है, तो अमेरिकी समाजशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री कह सकते हैं मैक्स वेबर हैं, जो
सत्ता के कानूनी विवेकपूर्ण आधुनिक नौकरशाही का इन्होंने आधार माना है। प्रश्न नंबर 15 देखिए। 15 में हमें सही मिलान वाला कूट का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में राइट ऑप्शन जो आपका हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आपका सी। क्या हो जाता है? हो जाता है सी। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था की बात करते हैं तो अपना देश भारत। मत संग्रह की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। और यथोचित विधि प्रक्रम की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, कितना आराम से, कितना सही तरीके से आपको बताया जा रहा है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 में फिर से हमें चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मतलब रॉबर्ट ए डहल से संबंधित है आपका डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। पटनाम से संबंधित है आपका यहाँ पर सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली। फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन रचना। और आलमंड एंड पावेल की क्या बच गई, सिविक कल्चर। ये हमने इसमें मिलान कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 के साथ कुछ कथन कारण वाले प्रश्न हैं, तो ये हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, 17 और 18 ऐसे ही प्रश्न हैं। तो 17 में देखिए, यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। यूएसए का सीनेट जो है विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में ये कहा जाता है कि दोनों कथन सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 18 में चलिए। हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन भी देते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन और तर्क दोनों सही है और तर्क कथन की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 19 में हमें सही कूड या सही कोड का चयन करना है। यूएसए के निम्नांकित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके बाद में जॉन एफ कैनेडी, उसके बाद में जॉर्ज बुश सीनियर, उसके बाद में आपका बिल क्लिंटन। ओके, प्रश्न नंबर 20 सही अनुक्रम हमें फिर से इसमें बताने हैं आपके प्रश्न नंबर 20 में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। तो सबसे पहले जो घटना घटित हुई वो यहाँ पे होगी यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन, नव संविदा कानून का बनना, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक, यूरोप, उसके बाद में बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, उसके बाद में यूरोप की मास्ट्रिच संधि। ये घटनाक्रम का सही अनुक्रम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21। भारत में उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही है। उपराष्ट्रपति के बारे में जो कथन दे रखे हैं इन कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इस हमें देखना है। तो ये जो कथन दे रखे हैं आपके, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको कूट भी देने चाहिए थे। क्या देने चाहिए थे? कूट देने चाहिए थे, जो कि कूट हमें इसके अंतर्गत नहीं मिल पाए हैं। ओके, अब जब इसमें कूट नहीं मिले हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक कथन ही क्या होगा, सही होगा। जब कूट नहीं दे रखे तो हमें केवल एक कथन इसमें सही ढूंढना है, सही को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा का उपराष्ट्रपति के बारे में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये यहाँ पर राइट है, ये यहाँ पर
सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ हुआ था? दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 पे चलिए, क्या कहता है प्रश्न नंबर 23? पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नांकित में से किस स्थिति पर जोर दिया था? तो पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए जाति जो था उसके ऊपर विशेष रूप से जोर दिया था। ठीक है, तो वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू भी कर दिया था। तो यहाँ पर जिस स्थिति पर जोर दिया गया वो क्या थी? जाति थी, कास्ट। ओके, प्रश्न नंबर 24। 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ तो सीपीआईएम मार्क्सवादी, 2004 की बात है, तो सीपीआईएम किस स्थिति में थी? ठीक है, तो गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से सरकार को समर्थन कर रहा था। ये उस समय की व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 25 में हमें सही कूट का क्या करना है? चयन करना है। तो एक तरफ आयोग और दूसरी तरफ, एक तरफ आयोग दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके कुछ अनुच्छेद हैं जिनसे हमें क्या करना है, उसके अंदर उसे मिलाना है। तो देखिए मिला देते हैं, इजी है। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन आपका 368 में हो जाता है। संवैधानिक संशोधन किस में हो जाता है? 368 में हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो राज्यसभा वाला जो अनुच्छेद है ये किस में आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 312 के तहत। और फिर आपका बचा है वित्तीय आपातकाल की स्थिति, ये अनुच्छेद 360 में आ जाती है। तो इस प्रकार हमने इसको मिला दिया है और इसमें जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा आपके, वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इन घटनाओं को हमने मिला दिया है। तो आपको इस वीडियो नोट में मिले हैं 25 क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए 25 क्वेश्चंस भी आप अगर लगातार यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा परीक्षा में। ये नहीं तो दूसरी परीक्षा में प्रश्न तो रिपीट होते रहते हैं। तो इसी आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ईमानदारी पूर्वक आप तक सामग्री पहुँचा रहा हूँ और इस समय पर ऐसी प्रैक्टिस बहुत सही रहती है। आप भी अपने स्तर पर करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक और शेयर करके जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सुधार करना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।